हेलो बच्चों, 11th क्लास की फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्थित समय ग्राफ के बारे में पढ़ा था, यानी हम लोग गति का ग्राफी निरूपण पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्थित समय ग्राफ को पढ़ लिया है। आज का जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो है वेग समय ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं? वेग समय ग्राफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सरल रेखीय गति को समझना है तो इन गति के निरूपणों को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो वीडियो को आराम से बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम वेग समय ग्राफ की बात करें तो वेग समय ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्सिस होता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, पिछले वीडियोज में हमने बात की है इस पर कि जो हमारा एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस पे हम किसको रखते हैं? स्वतंत्र चर को रखते हैं। किसको रखते हैं? स्वतंत्र चर को, जो किसी पे निर्भर नहीं करता है। सामान्यतः हम समय को इसी पे रखते हैं। जब भी समय हो ग्राफ में तो हम इस पे क्या रखेंगे? समय को रखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या रख देंगे? समय रख देंगे टी। एक्स एक्सिस पे समय रखा टी, और वाई एक्सिस पे किसको रखते हैं? यहाँ रख देंगे हम वेग को, क्योंकि वेग परतंत्र चर है जो समय के साथ बदलेगा, समय पे निर्भर करेगा। तो इस पे हम किसको रख देंगे? वेग को रख देंगे। वेग को मैं लिखूंगा वी। तो ये हो जाएगा वेग अक्ष और ये हो जाएगा समय अक्ष। अब विभिन्न स्थितियों में ग्राफ हमारा अलग अलग आएगा। पहली स्थिति हम बात करें कि जब हमारा कण एक स्थिर वेग से गतिशील है। अगर गतिशील है, उसके पास वेग है, तो कुछ ना कुछ वेग होगा। हो सकता है वो वेग स्थिर हो या फिर वेग बदल रहा हो। दो ही संभावनाएं हैं, स्थिर होगा या फिर बदलेगा। तो अगर हम स्थिर वेग के लिए ग्राफ देखें, जब हमारा वस्तु स्थिर वेग से गतिशील है, यानी एक नियत वेग से गतिशील है, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जो ग्राफ होगा वो समय अक्ष के समांतर आएगा। ग्राफ कैसा आएगा? समय अक्ष के समांतर आएगा। अब हमने पिछले वीडियोज में प्रवणता यानी ढाल के बारे में बात किया है। हम देखते हैं कि जो हमारा धनात्मक एक्स एक्सिस है, यहाँ पर समय अक्ष लेंगे, धनात्मक समय अक्ष से कितना कोण बन रहा है। अगर उस कोण को थीटा मान लें तो हम tan थीटा से प्रवणता निकालते हैं। किससे निकालते हैं? tan थीटा से। तो यहाँ भी हम tan थीटा लेके प्रवणता निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो थीटा का मान 0 है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान क्या है? 0 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है, प्रवणता ढाल है, वो सब क्या है? 0 है। तो अब इस ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ की प्रवणता होगी वो किस चीज को बताएगी, क्या बताएगी? सबसे पहले उसकी बात कर लें। तो इस ग्राफ की जो प्रवणता होती है वह बताता है त्वरण को। इस पॉइंट को याद रखेंगे, नोट रखेंगे कि यहाँ जो इस ग्राफ की जो प्रवणता होती है यानी ढाल होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है त्वरण को, एक्सीलरेशन को। वेग समय ग्राफ की प्रवणता इसको रिप्रेजेंट करती है, त्वरण को व्यक्त करती है, त्वरण को प्रदर्शित करती है। यानी ढाल किसके बराबर आएगा? त्वरण के बराबर रहेगा। अगर ढाल धनात्मक है तो त्वरण धनात्मक, ढाल ऋणात्मक है तो त्वरण ऋणात्मक, ढाल बढ़ रहा है तो त्वरण बढ़ेगा, ढाल घट रहा है इसका मतलब त्वरण घट रहा है। अगर ढाल कांस्टेंट है, नियत है, तो त्वरण भी क्या होगा? नियत हो जाएगा। अगर ढाल नियत है तो त्वरण नियत हो जाएगा। अगर ढाल 0 है तो त्वरण 0 हो जाएगा। तो ये सब बातें हम लोग समझ सकते हैं अगर हमें याद रहे कि जो ढाल होगा वेग समय ग्राफ का, वो क्या बताता है? त्वरण बताता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? त्वरण बताता है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर 0, तो tan थीटा भी 0, यानी प्रवणता 0, और प्रवणता 0, इसका मतलब क्या 0 हो जाएगा? त्वरण 0 हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर नियत वेग से गतिशील है, वेग नहीं बदल रहा है, तो त्वरण 0 हो गया। जब वेग बदला ही नहीं, त्वरण कहाँ से आएगा? वेग का परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी जो दर होती है उसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो जब वेग परिवर्तन 0, तो इसका मतलब त्वरण 0। तो जब एक नियत वेग से गतिशील वस्तु होगी तो उसका ग्राफ इस टाइप का होगा, और उसका जो प्रवणता आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। सॉरी, ए लिखा था, ये त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। त्वरण ए 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, अगर हम इस बिंदु को, चलिए ए मान लेते हैं, ये हमारा ओ है। अगर जहां तक ये ग्राफ खींचा गया, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, और बी बिंदु के लिए हमारा जो टाइम है टी मान लेते हैं। मतलब 0 से शुरू हुआ और टी टाइम पर वस्तु का वेग क्या रहा? वी ही रहा।
मतलब यहाँ पे v मान लेते हैं, तो a से लेके b तक वस्तु का वेग क्या रहा, v रहा, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम इस एरिया को निकालें, इस एरिया को, इसका क्षेत्रफल निकालें अगर, तो एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के मध्य बने आकृति का क्षेत्रफल, या वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के मध्य बने आकृति का क्षेत्रफल अगर निकालें तो वो एक आयत है OABT। OABT, अगर OABT का हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं, हाँ OABT का, या इसको C बोल दें अगर, तो OABC का क्षेत्रफल अगर निकालें, क्या है ये, आयत है, ये आयत OABC का क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, ये लंबाई हो जाएगी t और ये चौड़ाई हो जाएगा v। एक आयत है जिसमें ये भुजा t हो गया तो ये भुजा भी t होगा, ये v है तो ये भुजा भी v हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बन जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो v इंटू टी, v इंटू टी। v क्या है यहाँ पर, वेग है, v क्या है, वेग है। हम वेग इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल। मान लेते हैं कि इसमें विस्थापन कितना है, x है और समय कितना लगा t, तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, इससे वेग आ जाएगा। अगर दूरी बटे समय लेंगे तो चाल आ जाएगा। तो हमने ले लिया विस्थापन x और टाइम t, तो x बाई टी इंटू टी, टी से t हो गया कैंसिल, क्या बचेगा, x बचेगा। इसका मतलब जो आयत का क्षेत्रफल है वो क्या बताएगा, विस्थापन या दूरी बताएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या बताएगा, विस्थापन या दूरी बताएगा। और आयत है क्या, ये आयत ये है, इसका मतलब वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच बना क्षेत्रफल, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल बनेगा, घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा, वो किसको बताएगा, दूरी या विस्थापन को बताएगा। तो इस पॉइंट को भी हम नोट में लिख सकते हैं। ढाल बताता है त्वरण को, और उसके बाद वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जब घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो बताता है दूरी या विस्थापन को। तो जब भी वेग समय ग्राफ देगा, हमसे दूरी या विस्थापन पूछेगा, तो हम क्षेत्रफल की सहायता से निकालेंगे। अगर ये क्षेत्रफल इस समय अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक, और नीचे की तरफ है तो ऋणात्मक, इस तरफ है तो धनात्मक और इस तरफ है तो ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटी हम लोग जानते हैं, ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है, राइट साइड में धनात्मक होता है, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक होता है। तो इसका हम प्रयोग करके आगे निकालेंगे। तो ये ग्राफ हो गया जब हमारा कण जब हमारा कण स्थिर था, सॉरी एक समान वेग से गतिशील था, एक समान वेग से गतिशील था, त्वरण 0 हो गया और ग्राफ हमारा समय अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगर कण का वेग बदले, वेग बदले, तो अगर कण का वेग बदलेगा लेकिन त्वरण क्या होना चाहिए, नियत, नियत त्वरण से वेग बदले। वेग नियत रहे, वेग को अभी हम नहीं बदल रहे हैं, वेग हमारा क्या रहेगा, नियत वेग से, ऐसा ऐसे बोल दें, सॉरी नियत त्वरण से, नियत त्वरण से गतिशील कण के लिए नियत त्वरण, और भी हम धनात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक भी ले सकते हैं, जैसे हमें जरूरत हो। पहले हम क्या ले रहे हैं, नियत त्वरण ले रहे हैं, अभी देख रहे हैं धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह का हो जाएगा। तो अगर कण नियत त्वरण से गतिशील है, नियत त्वरण मतलब उसका त्वरण कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है, लेकिन अगर त्वरण है तो वेग बदलेगा। तो कई स्थितियां इसमें संभव हैं। एक स्थिति तो ऐसा हमें मिल जाएगा कि इस पर हम समय को रख रहे हैं, इस पर हम वेग को रख रहे हैं, एक ऐसा ग्राफ मिल सकता है हमें। इसमें त्वरण क्या है, नियत, क्योंकि त्वरण को हम नियत रखना चाहते हैं तो हमें थीटा को tan थीटा को नियत रखना पड़ेगा, अर्थात थीटा को नियत रखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रवणता है, ढाल है, वही त्वरण को बताता है। और जब नियत त्वरण लेंगे तो ढाल को नियत रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा, इसके लिए थीटा कांस्टेंट होना चाहिए। तो पूरे समय के लिए थीटा हमारा कांस्टेंट है, सेम है, इस तरह का ग्राफ आएगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि जो थीटा है वो 90 से छोटा, हमने पिछले वीडियोस में बात की है कि अगर थीटा 90 से छोटा हो तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब त्वरण पॉजिटिव होगा। यहाँ पर थीटा क्या है, इज ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब जो tan थीटा होगा वो भी क्या वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रवणता धनात्मक होगी, इसका मतलब त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
तो यहाँ पे जो ये जो ग्राफ है ये धनात्मक त्वरण वाले कण के लिए है, जिसका त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, नियत है। क्यों? क्योंकि थीटा फिक्स है, थीटा का मान नियत है, इसलिए त्वरण क्या है, नियत त्वरण है। तो यहाँ पर धनात्मक और नियत त्वरण के लिए ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ आएगा। और इस स्थिति में हम बता सकते हैं कि जो कण का प्रारंभिक वेग था वो 0 था, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है, इस तरह का, जहां पे हम कहेंगे कि प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ वेग था, जब गति शुरू हुई तो कुछ वेग था, फिर बढ़ता गया टाइम के साथ। और यहाँ पे भी अगर थीटा देखेंगे तो थीटा क्या है, फिक्स है, नियत है। इसका मतलब यहाँ भी जो त्वरण है वो फिक्स है, नियत है, और क्या है, धनात्मक है, क्योंकि वेग बढ़ रहा है। वेग बढ़ने का मतलब होता है त्वरण धनात्मक है, और वेग अगर घट रहा हो तो हम कहते हैं त्वरण ऋणात्मक है, निमंदन हो रहा है। तो यहाँ पर त्वरण क्या है, धनात्मक त्वरण है, नियत है। बस अंतर इन दोनों में क्या है, इसमें प्रारंभिक वेग 0 था, इसमें प्रारंभिक वेग 0 ना करके कुछ इसके पास प्रारंभिक वेग u या कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये धनात्मक त्वरण के लिए था। ऐसे ही त्वरण नियत होगा लेकिन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अगर ऋणात्मक त्वरण होगा तब ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा, नीचे की तरफ, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारा थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, 90 से बड़ा बनेगा। थीटा इज ग्रेटर देन 90। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि अगर थीटा 90 से बड़ा हो तो टेन थीटा का मान निगेटिव हो जाता है। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा का मान निगेटिव, यानी प्रवणता ऋणात्मक। और प्रवणता क्या बताता है, त्वरण बताता है, इसका मतलब त्वरण ऋणात्मक होगा। अब ऐसे भी दिख रहा है समय के साथ वेग घट रहा है, ये समय है, इस पर वेग है। पहले इसके पास कुछ वेग u था, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया वेग इसका घटता गया, लास्ट में 0 तक पहुंच गया। हो सकता है 0 तक ना पहुंचे, ग्राफ बीच में भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ तक भी दे दे, तो जैसा गति होगा उसके हिसाब से रहेगा। हो सकता है अंतिम वेग 0 हो जाए, पूरी तरह से रुक जाए, या अंतिम वेग 0 नहीं होगा तो ग्राफ यहीं पे आके रुक जाएगा। तो दोनों ही दशाओं में वेग घट रहा है, इसका मतलब त्वरण ऋणात्मक है। तो इस तरह से अगर स्लोप डाउन इस तरह से है तो इसका मतलब वो ऋणात्मक त्वरण की पहचान है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो धनात्मक त्वरण की पहचान है। वेल, अगर गति 0 से शुरू होगी तो यहाँ से जाएगा, और कुछ प्रारंभिक वेग रहेगा तो यहाँ ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ये तो था नियत त्वरण से गति के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा त्वरण भी परिवर्ती हो, त्वरण भी बदल रहा हो, तो दो स्थितियां संभव हैं, त्वरण या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। त्वरण या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर त्वरण बढ़ रहा है, अगर हम परिवर्ती त्वरण के लिए देखें, यानी जब हमारा त्वरण बदल रहा हो उस समय के लिए देखें, तो दो स्थितियां संभव हैं। एक ग्राफ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, एक ऐसे आता है, और दूसरा ग्राफ हमारा इस तरह से भी आ सकता है। यहाँ पे देखें, इस पे दो बिंदु कहीं भी ले लेंगे। हमने कहा जो ढाल है वो क्या बताता है, त्वरण बताता है। तो यहाँ पर जो ढाल है एक समान नहीं है, क्योंकि थीटा एक समान नहीं है, यहाँ भी थीटा एक समान नहीं है। तो जब ढाल एक समान नहीं है मतलब त्वरण एक समान नहीं है, त्वरण परिवर्ती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर त्वरण क्या है तो यहाँ का ढाल देखेंगे, यहाँ पे त्वरण क्या है तो यहाँ का ढाल देखेंगे। हर बिंदु पर अगर त्वरण देखें तो हर जगह अलग अलग होगा, क्योंकि ढाल अलग अलग होगी। तो हर जगह का हम निकाल के देखते हैं। पहले यहाँ हम देख लेते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर ढाल निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे स्पर्शी खींचेंगे, स्पर्शी मतलब स्पर्श करती हुई रेखा, और देखेंगे कि ये धनात्मक समय अक्ष से कितना कोण बना रहा है। यहाँ पे कोण बन गया θ1। ऐसे यहाँ पे अगर देखना है तो यहाँ पे स्पर्शी खींचेंगे, और यहाँ समय अक्ष के ऐसे पैरेलल, समय वाले अक्ष के पैरेलल खींच देंगे, और यहाँ पे कोण बन रहा है θ2। तो यहाँ पे दिख रहा है θ2 बड़ा है, θ1 छोटा है। θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो अगर θ2 बड़ा है तो tan θ2 भी बड़ा हो जाएगा tan θ1 से। ऐसी स्थिति में इसको हम m2 बोल दें, प्रवणता m2, और इसको प्रवणता m1। इसका मतलब m2 बड़ा है m1 से। और tan θ क्या बताता है, प्रवणता क्या बताता है, ढाल क्या बताता है, त्वरण बताता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a2 इज ग्रेटर देन a1। यानी यहाँ पे जो त्वरण है यहाँ वाले त्वरण से ज्यादा है। पहले त्वरण कम था, ये t1 टाइम पर है, और ये t2 टाइम पर है। तो T1 टाइम पर जो A1 था वो कम है, T2 टाइम वाला A2 ज्यादा है। इसका मतलब त्वरण बढ़ रहा है। त्वरण क्या है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे त्वरण हमारा क्या हो रहा है, A जो है त्वरण है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे त्वरण में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसमें इस तरह का अगर ग्राफ है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्पर्शी खींचेंगे, और ये पैरेलल कर देंगे समय अक्ष के, यहाँ कोण बनेगा θ1।
यहाँ पे देखना होगा तो यहाँ पे स्पर्शी खींचेंगे और इससे पैरेलल कर देंगे तो यहाँ कोण बनेगा थीटा 2। थीटा 2 थीटा 1 से छोटा है इस बार थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, तो इस आधार पे इसका tan थीटा 1 बड़ा हो जाएगा tan थीटा 2 से, यानी m1 बड़ा हो जाएगा m2 से, इसका मतलब a1 बड़ा हो जाएगा a2 से। यानी पहले त्वरण ज्यादा था, बाद में त्वरण कम हो गया, इसका मतलब त्वरण में कमी हो रही है, त्वरण घट रहा है। तो इसमें त्वरण बढ़ रहा है, इसमें त्वरण घट रहा है, और दोनों परिवर्ती त्वरण के ग्राफ हैं जिसमें त्वरण समय के साथ बदल रहा है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए एक ग्राफ और हम लोग समझते हैं। ज्यावक्रीय वेग समय ग्राफ। ज्यावक्रीय वेग समय ग्राफ क्या होता है? अगर वेग समय ग्राफ इस तरह का हो तो ये है ज्यावक्रीय वेग समय ग्राफ। इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? ज्यावक्रीय वेग समय ग्राफ बोलते हैं। ये साइन का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? साइन का। ऐसा ग्राफ हमें मिलता है सरल आवर्त गति में। 11th क्लास में ही हम लोग सरल आवर्त गति आगे पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर भी है एक सरल आवर्त गति में। तो जब हम सरल आवर्त गति पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो सरल आवर्त गति का जो ग्राफ होता है वो ज्यावक्रीय वेग समय ग्राफ होता है। इसमें अगर देखें हम ध्यान से तो यहाँ से अगर हम इसको 0 मान लें, इसको t मान लें, इसको t2 और इसको 3 सॉरी t2t और 3t, t2t और 3t अगर इसको हम मान लें समय को कि t समय पर और ये t2 समय पर और ये 3t समय पर, तो इस अगर विस्थापन को हमने पीछे पढ़ा कि जो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो किसको बताता है? चली गई दूरी या विस्थापन को बताता है। तो ये वेग समय ग्राफ है 0 से लेकर t समय तक, और ये समय अक्ष है, दोनों के बीच का क्षेत्रफल ये, इसको मान लेते हैं S1। ऐसे यहाँ वाले क्षेत्रफल को क्या मान लें? S2, और यहाँ वाले को मान लें S3। चूंकि ये समय अंतराल t है, ये भी t है, ये भी t है, इसलिए तीनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। S1 S2 और S3 बराबर होगा। अगर ये विस्थापन है तो हम चिन्ह के साथ लेंगे, और अगर दूरी है तो किसके साथ लेंगे? बिना चिन्ह के लेंगे। तो अगर यहां से पूछा जाए कि 0 से लेके 3t, 0 से लेकर के 3t, 0 से 3t समयांतराल में विस्थापन, अगर विस्थापन पूछ दिया तो विस्थापन सदिश हम चिन्ह के साथ लेंगे। ये मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, ये मुख्य अक्ष के नीचे माइनस, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है प्लस, तो S1 माइनस S2 प्लस S3 हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी पूछता है, चली गई दूरी, तब क्या करेंगे? S1 प्लस S2 प्लस S3। दूरी अदिश राशि है, बिना अदिश राशि से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जोड़ देना है, तो S1 S2 और S3। तो इस तरह से हम चली गई दूरी और चले गए विस्थापन निकाल सकते हैं। इस ग्राफ का नाम क्या है? ज्यावक्रीय वेग समय ग्राफ। वेग और समय के बीच ग्राफ है, और इसका जो ग्राफ होता है वो साइन का फंक्शन होता है। साइन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं साइन फंक्शन का, तो इसी तरह का ग्राफ आता है, इसीलिए इसका नाम होता है ज्यावक्रीय वेग समय ग्राफ। ऐसा ग्राफ हमें सरल आवर्त गति में मिलता है। सरल आवर्त गति हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा टॉपिक था वेग समय ग्राफ, जिसमें हम विभिन्न स्थितियों